चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन से चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए चैप्टर 2 ऑफ एटम। थोड़ा सा ऊपर अब इतना ज़्यादा तो नहीं करेंगे, ठीक है, इतना पर ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम जो है वो इस चैप्टर में हम जनरली एटम और एटम के जो पार्ट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो गए, चाहे प्रोटॉन हो गए, चाहे न्यूट्रॉन हो गए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर कैसे कैथोड रे का फॉर्मेशन होता है, कैसे एनोड रे का फॉर्मेशन होता है, और कैसे अल्फा बीटा गामा रे का फॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम एक्सरे कैसे प्रोपेगेट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैसे होते हैं, एलिमेंट्स का ऑर्बिटल में स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी आप ये समझ लीजिए ये चैप्टर जो है आपके एटम के बारे में इंट्रोडक्शन है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन है। अगर ये चैप्टर थोड़ा सा आप बेसिकली अच्छा से पढ़ते हैं तो बॉन्डिंग, ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मास, चार्ज, इन सब का डाउट जो है आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, लिखिएगा, आ जाइए यहाँ पे। देखो क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत पुराना चीज है कि अगर हम एटम के एकदम एंशिएंट टाइम में चलेंगे तो सबसे पहले 600 BC, ठीक है, 600 BC। 600 BC कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के लगभग 600 साल पहले हमारे देश में एक दार्शनिक हुए, ऋषि कनाद। ठीक है, तो ऋषि कनाद हुए। उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी पार्टिकल जो है वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट particle which is called परमाणु। क्या बोलते हैं उनको, परमाणु या एटम। इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, परमाणु। अणु का मतलब होता है कण, अणु का क्या होता है, कण। और परम का मतलब होता है सबसे छोटा, यानी कि ऐसा पार्टिकल जो होगा जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, परम, सबसे छोटा, और अणु यानी कि कण, तो सबसे छोटा कण। तो पदार्थ का यानी कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल कौन था, एटम। ये कब जानकारी मिली हम लोगों को, 600 BC। और ऋषि कनाद कहाँ से बिलोंग्स करते थे, सर इंडिया से करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा स्टेटमेंट ऋषि कनाद ने दिया, उसके बाद क्या हुआ कि इनका कोई स्टेटमेंट इसके लिए नहीं आया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम्स के लिए नहीं आया। दूसरी बात है कि उस समय आज से लगभग कितना साल पहले, 2000 ईस्वी है, 600, लगभग 2600 साल पहले। आपको लगता है इंटरनेट, यूट्यूब वगैरह कुछ होगा, नहीं होगा। तो उस ज़माने में अगर कोई
विद्वान थे, कोई टीचर थे या कोई साइंटिस्ट हुए होंगे, तो उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया, ठीक है, वह स्टेटमेंट उनके जो शिष्य होंगे 150, 200, 250 लोग जो होंगे उनके शिष्य होंगे, उनको पता चला होगा। उतनी जनसंख्या भी नहीं थी, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं था कि इंडिया का बिजनेस यूरोप से चलता था, यूरोप का बिजनेस इंडिया से चलता था, ऐसा भी उस समय तक कुछ नहीं था। तो यह जो स्टेटमेंट था वो उस समय इंडिया में ही सिमट कर रह गया, बाहर के दुनिया के देशों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद लगभग उन्हीं के 200 साल बाद, 200 साल बाद का मतलब 400 BC, एक ग्रीक फिलोसोफर हुए ल्यूसिसिपस। क्या नाम हुआ है ना। अब नेम का थोड़ा सा स्पेलिंग, उसका नाम थोड़ा अटपटा था। ये ग्रीक हुए, ठीक है। इन्होंने भी यही कहा कि एक ही स्टेटमेंट था, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल which is called एटम। एक्चुअली में एटम जो है एटमस वर्ड से लिया है, किससे लिया गया है, एटमस। और एटमस का मतलब होता है एकदम स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर भी सूक्ष्म यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स को एटम कहा गया, और इंडिया में क्या कहा गया, परमाणु कहा गया। यह एक संस्कृत का शब्द है ना। परमाणु का संधि विच्छेद भी करोगे तो क्या आता है, परम और जोड़ क्या हो जाएगा, और अ जोड़ के दीर्घ संधि हो जाता है, आ हो जाता है। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 400 BC में ल्यूसिसिपस ग्रीक साइंटिस्ट आए जिन्होंने ऐसा किया, ठीक है। स्टेटमेंट आप इसको नोटिस कर सकते हैं। एक और नाम जो आता है, ठीक है, वो नाम है डेमोक्रिटस, ठीक है। देखोगे जल्दी से लिखिए। लगभग सेम टाइम इंटरवल में ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, ये दोनों फिलोसोफर हुए वहाँ पर। ये भी ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है, सेम थे ग्रीक फिलोसोफर। इन्होंने ये कहा कि ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर कंसिस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम, ठीक है। तो इन्होंने जो कहा इनके स्टेटमेंट को, तो अभी जो आपसे कोई पूछेगा कि सबसे पहले कौन कहा, वो आप कह सकते हैं इंडिया के ऋषि कनाद हुए। उसके बाद कोई पूछेगा कि उसके बाद, तो आप कह सकते हैं कि लगभग सेम टाइम इंटरवल में 500 ईस्वी या 400 BC कौन आए थे, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, एक ग्रीक फिलोसोफर थे दोनों, ठीक है। और उन्होंने ही ये एटम के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। अब चूंकि सर बुक वगैरह में आपको यही नाम मिलेगा डेमोक्रिटस, इसलिए मिलता है क्योंकि सबसे पहला जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन हुआ ये यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ।
यूरोपियन कंट्रीज वाला वो अपना कहेगा कि आपका कहेगा, इसीलिए उन्होंने डेमोक्रेटस वाले के नाम को प्रमोट किया और सब जगह यही नाम लिया, है ना। अब कहीं पर आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा तो लड़ मत जाना से इसमें ऑप्शन क्यों नहीं दिया, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए इतना बस जानकारी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये इंट्रोडक्शन है अभी। इसके बाद क्या हुआ, लगभग अभी 500 BC मान लो, ठीक है, और 1808 में आया जॉन डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। सुनिए, जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल आया, यानी कि सर इनके करने के यानी कि 500 साल पहले ये और 1800 साल, लगभग 23 से 2400 साल तक पूरी दुनिया में एटम कैसा होगा, एटम का पार्टिकल्स कैसा होगा, है ना, ये किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि अकबर बीरबल भी जो हुए शहंशाह, उनको भी नहीं पता था ऐसा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या करता है। तो जॉन डाल्टन जैसे कि आपको बताए थे कि स्कूल टीचर थे, और उन्होंने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया। एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया जिसके बारे में आप पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि उन्होंने कहा कि एटम इज इनडिविजिबल। क्या बोला? एटम इज इनडिविजिबल। एटम इनडिविजिबल होता है। इसी स्टेटमेंट पर बाद के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके, ठीक है ना, बाद के साइंटिस्ट ने रिसर्च करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया, ठीक है। ये आप लिख लीजिए 1880 जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल। उसके बाद लिखाना है, शीट में लिखिएगा। John Dalton stated that atoms are indivisible. Atoms are indivisible. But in end of 19th century, scientists forward the theory of subatomic particle, which is electron, proton and neutron. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो, ये भी सर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ही पॉइंट है कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 1801 से 1900 तक, ठीक है। अभी हम लोग किस सेंचुरी में चल रहे हैं? 21st सेंचुरी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल के बारे में बता दिया, क्योंकि एक स्कूल टीचर थे और उसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई करी और उसके बाद वहाँ पर स्टेटमेंट वगैरह जो भी आया उन्होंने दिया। तो बाद में जो साइंटिस्ट प्रॉपरली इन सब चीज़ों का स्टडी कर रहे थे, उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया गया कि जब ये लोग कर सकते हैं तो आप इस पर क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में चलकर बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया, उसकी खोज की, है ना। एरो डाल के लिखिएगा।
एरो डाल के लिखिएगा। द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल and are present in the nucleus and are present in the nucleus of atom, nucleus of atom। फिर पैराग्राफ चेंज, इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखिएगा। The electrons are negatively charged particles. The electrons are negatively charged particles and are present in the extranuclear part of atom. Extranuclear part of atom, extranuclear part of atom। अब एक्चुअल में देखिएगा, उस समय तक ये भी प्रिडिक्ट नहीं था कि एटम के पास ऑर्बिट या ऑर्बिटल नाम की कोई चीज होती है। वहां पर इन्होंने बोला न्यूक्लियस, हालांकि ये स्टेटमेंट बाद में कंबाइंड किया गया है, लेकिन जिस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हो रहा था उस समय एटम का साइज कैसा होगा ये उतना क्लियर नहीं था। ये तो बाद में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट वगैरह आया तो पता चला न्यूक्लियस कैसे होते हैं और ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। ऑर्बिट के बारे में नील्स बोर बताए थे और न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड बताए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो बीच वाला पार्ट होगा यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और बाद में चल के हमको ये पता चला कि सर एटम जो होते हैं उसके पास सब सेपरेट जो है वो क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, और ऑर्बिट पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है सर, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज, ये तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज। अब नेक्स्ट लिखिए, देखिए, द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। हाँ, द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स and are present in the nucleus along with proton, प्रोटॉन के साथ ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक और पार्टिकल होते हैं जिसका क्या नाम है, न्यूट्रॉन। लेकिन ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स का ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही क्या होता है, निगेटिव। लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं, ये आगे आपको पता चल जाए। चलिए, अब आगे हम लोग लिखते हैं जो हमारे टॉपिक का शुरुआत है। फर्स्ट लिखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस। Discovery of electrons cathode rays। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस लिखिएगा इन 1859। ये सब का क्वेश्चन आपको कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है, कौन साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब में, तो इसलिए लिखवा देते हैं। इन 1859
जूलियस प्लूकर, जूलियस प्लूकर, gave a theory of gas discharge tube, gave a theory of gas discharge tube. A gas discharge tube, a gas discharge tube, a gas discharge tube is a long glass tube and fitted with metal electrodes, tube is connected to a vacuum pump, which is helpful for controlling the pressure of gas, and a high voltage battery is connected to the circuit. High voltage battery connected to the circuit. अब पहले देखो, ये तो लिखवाने का जरूरत भी नहीं था, लेकिन चूंकि फर्स्ट है इसलिए करवा दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब, इस तरह का एक डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है उसके अंदर के चार्ज को क्या कर देगा, निकाल देगा। तो यह एक सिलिंड्रिकल ट्यूब, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सिलिंड्रिकल ट्यूब हो गया। अब इस सिलिंड्रिकल ट्यूब के दो पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट। एक एनोड होंगे और दूसरा क्या होगा? कैथोड। तो एनोड को हम लोग क्या करेंगे? एनोड को हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे। देखिएगा, आपकी इच्छा जिधर जो रखना है वो आप उधर रख सकते हैं, ठीक है। मेरी इच्छा हुई कि हम इधर एनोड रखें, इसको आप ऐसे करके कनेक्ट करें। अब हर आदमी का अपना अपना सेटअप हो सकता है, थोड़ा सा कोई लंबा पत्थर लगा देता है, कोई गोलाकार लगाता है, तो सामने से देखोगे तो ऐसे ही ना दिखेगा ये, तो यहाँ से वो। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक वायर से इसको कनेक्ट किया, दोनों होल, ठीक है, दोनों सिरे को एक वायर से कनेक्ट किया, इस वाले पार्ट को भी वायर से कनेक्ट किया, ठीक है। जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो वहां पर ये हमने कहा एनोड, क्या कह दिया? एनोड, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा निगेटिव, यानी कि क्या हो जाएगा? कैथोड। तो सर ये हो जाएगा एनोड प्लेट और ये क्या हो जाएगा? कैथोड, ठीक है। अभी हम इसको और भी अच्छे से दिखाएंगे। फिर इसमें आता है, देखिए, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। आपको दो को कम से कम, अब देखो, इसको कहा जाता है बैटरी। क्या कहा जाता है? बैटरी।
तो हाई यहाँ से पास करेगा, हाई वोल्टेज करंट पास करेगा। क्या पास करेगा बाबू? हाई वोल्टेज करंट। इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये लगभग 20,000 वोल्ट का पास करेगा। ठीक है, इतना मतलब वोल्ट से बैटरी जो है वहां से क्या करेगा? पास करेगा, हाई वोल्टेज का। अब चूंकि यहाँ पर हम लगा दिए, अब कोई भी बर्तन खाली रहता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हवा भरी हुई रहेगी, कोई ना कोई गैस उसमें रहेगा, चाहे एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव हो। क्या? हाँ, तो क्या करते हैं? 20,000 वोल्ट के करंट उसमें क्या कर दिए? पास करवा दिए। अब हम बता रहे थे इसके अंदर मान लो कोई इनर्ट गैस भरा हुआ, मतलब कुछ गैस भरा हुआ है, हवा है या कुछ भी है, तो यहाँ पर एक सक्शन पंप या वैक्यूम पंप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वैक्यूम पंप। इस वैक्यूम पंप का काम क्या होता है कि इस पूरे कंटेनर के अंदर जो हवा होगी या कोई भी अगर चार्ज का पार्टिकल होगा उसको वो डिस्चार्ज कर देगा, वहां से क्या कर देगा? निकाल देगा। और इसके अंदर कोई इनर्ट गैस भर देते हैं, गैस एट लो प्रेशर। एकदम कम प्रेशर पर कोई इनर्ट गैस, ज्यादातर करके इनर्ट गैस आर्गन भर देते हैं। ठीक है, अब क्यों आर्गन भरा जाता है वो भी जानिए। अब यहाँ पर पॉजिटिव जो है ये निगेटिव है, तो चार्ज जो है, पर ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, तो चार्ज जो है वो निगेटिव क्यों इधर भागेगा? इधर से जाएगा, पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा। तो यहाँ से समझिए कि चार्ज पार्टिकल्स का होगा। ठीक है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकला। अब इस करंट का इतना इंटेंसिटी है कि ये डायरेक्ट कहाँ जाने लगा? इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। ये बनाना मत डायग्राम। इस डायरेक्शन में क्या करने लगा? मूव करने। अब हम ये बता रहे प्रोसीजर कि आखिर ये वर्क कैसे करेगा। हाई इंटेंसिटी करंट पास्ड थ्रू द एनोड प्लेट। जब ये प्लेट से पास करेगा तो क्या होगा सर? यहाँ पर देखेगा, इसको क्या है? निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव देखा। हालांकि हम चाहें तो एक फिगर में पॉजिटिव और कैथोड और एनोड दोनों रेज के बारे में बता सकते हैं, लेकिन दोनों को आप चूंकि फर्स्ट बार सीख रहे हैं तो आपको अलग अलग बताना जरूरी है। देखो, यहाँ पर ये करंट आएगा, इससे क्या होगा? टकराएगा। अब इस करंट के अंदर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव पर अट्रैक्शन करेगा कि रिपल्सन करेगा? रिपल्सन करेगा। तो रिपल्सन करेगा तो क्या होगा? सुनिए, जैसे ये रिपल्सन करेगा इसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यह जो कितने भी करंट थे वो सारे के सारे कैथोड प्लेट से कहाँ जाने लगेंगे? और यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज कैसा है? निगेटिव। और यहाँ पर चार्ज कैसा है? ये सब यहाँ पर जाके क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि जमा हो जाएंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट बंदा कर रहा है वो यहाँ से ऐसे देखा, मान लो, तो उसने देखा कि पार्टिकल्स जो है वो कहाँ? निगेटिव से कहाँ जा रहे हैं? इसका मतलब सर, एटम के अंदर कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर का चार्ज कैसा है? निगेटिव। निगेटिव चार्ज है, तभी वो निगेटिव प्लेट से क्या किया? प्रोपेगेट किया, यहाँ से वहाँ से रिफ्लेक्ट किया, निकला। अब फिर ये कहा गया कि चूंकि यहाँ पर निगेटिव प्लेट है और यह जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, चूंकि इसकी इतनी इंटेंसिटी होती है, ये एकदम रे की तरह निकलता है, स्ट्रीम ऑफ रे। इसे सन का लाइट नहीं एकदम स्ट्रेट लाइन जाता है, तो पार्टिकल्स इतना स्पीड में यहाँ से रिपल्सर करता है, एक लाइन में आपको देखने वाले को दिखाई पड़ता है। तो चूंकि एक लाइट रे की तरह निकलता है, तो कैथोड प्लेट से जो रे निकलता है इसी का नाम क्या दिया गया? कैथोड रे दिया गया। क्या नाम दिया गया? कैथोड रे। ठीक है, तो पहले एक बार आप सेटअप बना लीजिए, फिर इस पर हम मैकेनिज्म क्या क्या है वो हम बता देते हैं।
हालांकि एक बार और समझाएंगे इस पर, ठीक है, एक बार बना लीजिए।